A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। कामायनी किनके द्वारा लिखी गई है? कामायनी किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी राम शरण गुप्त। चलिए बताइए कामायनी किनके द्वारा लिखी गई है? बच्चों कामायनी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। कामायनी किनके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बच्चों कामायनी जो है ये छायावाद की प्रमुख एक कृति है ना। अब मैं आप लोग को बताई थी हिंदी की क्लास में कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, उसमें से एक कौन है? जयशंकर प्रसाद है ना। तो ये छायावाद की सबसे प्रमुख कृति है कामायनी। क्लियर है? कामायनी बच्चों इसकी रचना हुई थी लगभग 1936 ईस्वी में, है ना। ये पब्लिश्ड हुआ था 1936 ईस्वी में, है ना। कभी कभी पूछ देता है हिंदी में कामायनी क्या है, तो कामायनी एक महाकाव्य है बचना। क्या बच्चों? कामायनी एक महाकाव्य है। क्लियर है? चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आवो जनजाति संबंधित है। प्रश्न संख्या 8। आवो जनजाति कहाँ से संबंधित है बच्चों? एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे आवो नहीं होता, अहोम होता है। ये गलती से लिख दिया है अहोम, है ना। अहोम जनजाति कहाँ से संबंधित? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। चलिए बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आसाम से, है ना। आ से अहोम याद रखना है और आ से आसाम याद रखना है। क्लियर है? अहोम जनजाति जो है ये एक प्रकार के आदिवासी है ना। तो ये कहाँ पे रहते हैं? आसाम में रहते हैं। क्लियर है? बच्चों मेघालय किसके लिए फेमस है? गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में कौन सी जनजाति महत्वपूर्ण है? तो गारो, खासी और जयंतिया, है ना। ये जयंतिया की पहाड़ी की तरफ रहते हैं बच्चों। क्लियर है? नागालैंड का सबसे फेमस जनजाति कौन है? प्रसिद्ध जनजाति नागा जनजाति, है ना। त्रिपुरा का क्या है? त्रिपुरा में तो बहुत सारे हैं, लेकिन त्रिपुरा में बच्चों भील, भील बहुत ज़्यादा फेमस है। भील, भूटिया, है ना, चायल, चकमा, चायल, चकमा। क्लियर है? ये सब जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 9। विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते थे? विश्वनाथ आनंद किस खेल के खिलाड़ी थे? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन सी स्नूकर, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी ब्रिज। चलिए बताइए विश्वनाथ आनंद जो हैं किस खेल के खिलाड़ी थे? बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे। चेस, है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चेस, है ना। शतरंज के खिलाड़ी थे ये, है ना। और बच्चों ये जो विश्वनाथ आनंद थे, है ना, ये लगभग 24 महीने तक यानी 2 साल तक, है ना, पूरे विश्व के टॉपर खिलाड़ी में से एक रहे हैं। शतरंज के टॉपर खिलाड़ी नंबर 1 पर रहे। समझ में आया? 24 महीने तक लगभग 2 साल तक जो है ये पूरे विश्व में नंबर 1 के खिलाड़ी थे शतरंज के, है ना।
और बच्चों इनसे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर निकल के बाहर उभरता है कि भारत में सबसे पहले, है ना, राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं विश्वनाथ आनंद, है ना। खेल के क्षेत्र में सबसे पहला जो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिलता है, ये सबसे पहली बार किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। इन्हीं से शुरुआत हुई है। तो लिख लीजिए कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार सम्मान प्राप्त करने वाले देश के प्रथम खिलाड़ी, है ना, राजीव गांधी। लिख लीजिए आप लोग, राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। और इन्हें कब मिला? तो 1992 में मिला, 1992 में मिला राजीव गांधी खेल पुरस्कार, है ना। इन्हें कब मिला खेल पुरस्कार? 1992 ईस्वी में। बच्चों अब एक और बात आती है, 20 जुलाई को जो है ना, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ना। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, क्लियर है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? शौर्य का मतलब होता है बच्चों वीरता, है ना। भारत में सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है। अब भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार क्या है बच्चों? भारत रत्न है ना। लेकिन भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है। क्लियर है? अब बात आती है बच्चों कि परमवीर चक्र जो है ये कब से दिया जाने लगा? तो उसी दिन से दिया जाने लगा, 15 अगस्त 1947 से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। क्लियर है? अब है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? सबसे पहली बार परमवीर चक्र किन्हें मिला था बच्चों? तो लिख लीजिए मेजर है ना सोमनाथ शर्मा को। क्लियर है बच्चों? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था ना। और एक बात और बच्चों, सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार यानी कि परमवीर चक्र का जो है किसे देना है, इसका ऐलान सिर्फ 2 डेट को होता है ना, 2 ही तारीख में होता है। पहला तो एक होता है 26 जनवरी, है ना, और दूसरा होता है 15 अगस्त, है ना। ये 2 डेट में ही ऐलान किया जाता है कि किसे परमवीर चक्र मिलेगा। क्लियर है? और सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना। और हाल ही में परमवीर चक्र किन्हें मिला है बच्चों? ये आप लोग के लिए HW है, आप लोग घर से इसको करके लाओगे, है ना, कि सबसे पहली बार परमवीर चक्र की ये हाल ही में 2021, 2020, है ना, और 2019 में किन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार। क्लियर है? ये आप लोग का HW है, आप लोग इसको ढूंढ कर लिखो, करेंट हो जाएगा। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 11, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या कही जाती है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑप्शन बी सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ चैरिटी, ऑप्शन डी चैरिटी ऑफ द पुअर। इसका क्या नाम है बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्लियर है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये मदर टेरेसा द्वारा स्थापित एक संस्था है ना। ये लोगों की सेवा में लगे हुए रहते हैं ना। चूँकि जब ये शुरू हुआ था बच्चों तो मात्र इन्होंने टोटल 12 लोग मिलकर के ये जो है इस संस्था को खोले थे, है ना, मदर टेरेसा ने। लेकिन अभी वर्तमान में बच्चों ये लगभग 133 देशों में फैला हुआ है।
133 देशों में ये संस्था काम कर रही है। क्लियर है बच्चों। और ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी कब कहाँ है बच्चों, कहाँ इसकी संस्था स्थापित की गई? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। क्लियर है। और कब हुआ है? तो 1950 में, 1950 ईस्वी में। क्लियर है बच्चों। अब जब बात आ रही है मदर टेरेसा की, तो इनसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर या जीके है कि प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है ना। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मदर टेरेसा, है ना। ये भारत की सबसे पहली फीमेल हैं जिन्हें प्राप्त क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार। क्लियर है। तो ये है मदर टेरेसा, है ना। और किस क्षेत्र में हुआ था बच्चों? सेवा के क्षेत्र में हुआ था, है ना। और कब हुआ था, इन्हें कब मिला था ये पुरस्कार? तो 17 अक्टूबर 1979 को मिला था। क्लियर है। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ मैं। अगला प्रश्न 12 नंबर। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने अपना पहला पोखरण परमाणु बम परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1964 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1984 ईस्वी, ऑप्शन डी 1987 ईस्वी, है ना। तो बताइए बच्चों, हमारा प्रश्न है भारत में पोखरण ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था, है ना। बच्चों ये प्रश्न जो है मैं आप लोग को रिपीट करा रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी है 1984 और ऑप्शन डी है 1987। चलिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, है ना, पोखरण में जो किया था वो किस साल किया था बच्चों? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1974। क्लियर है। इसका राइट आंसर होगा 1974, है ना। 18 मई है 1974 ईस्वी को जो है भारत ने अपना पहला परमाणु बम जो है उसका पोखरण में निरीक्षण किया था। और ये कहाँ है बच्चों पोखरण? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। क्लियर है। अब बच्चों अब बात आती है कि पहला परमाणु परीक्षण का जो ऑपरेशन नाम था, तो ऑपरेशन नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, है ना। किस ऑपरेशन का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है। स्माइलिंग बुद्धा, है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? जिस समय जिनके ये देख रेख में ये पूरा काम हुआ, है ना, है, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, है ना। इंडिया की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्लियर है। और इस परीक्षण का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, है ना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इस पूरे परीक्षण का नेतृत्व किया था, है ना। उन्हीं के देख रेख, उन्हीं के सानिध्य में ये चीज पूरा हुआ था। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13, है ना। प्रश्न संख्या 13, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है ना। संघीय बजट जो है किससे संबंध रखता है? राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, है ना। राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, है ना। राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, है ना। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि संघीय बजट जो पेश होता है बच्चों वर्ष में एक बार पेश होता है ना। और ये केंद्र सरकार, ये सांसद से लेकर के जो है केंद्र सरकार तक पारित होता है ना। और इसमें केंद्र जो है राज्यों के उसके कार्यों के लिए, है ना, और हर राज्य के अलग अलग कामों के लिए और उसके अलग अलग देश से जो है उसे
क्या करती है? बजट पेश करती है ना, उसके लिए बजट राशि आवंटित करती है। क्लियर है? आवंटित करती है। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 112 के अनुसार है ना, सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत संसद में बजट पेश करना होता है। क्लियर है? वित्त वर्ष की अवधि कितना होता है जी? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की होती है ना। वित्त वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक होती है। क्लियर है? संसद में बजट पेश करना होता है। सबसे पहला मेन काम यही होता है बच्चों, है ना। हर एक साल सरकार को, है ना, कि ये पूरे साल का ब्यौरा आता है, फिर उसके बाद वो बजट पेश होता है ना। फिर वहाँ से पारित होकर के जब वो पास होता है तो वो केंद्र और राज्यों के बीच वो डिवाइड होता है, किस राज्य को कितना जाएगा, किस राज्य को कितना जाएगा, है ना। चलिए, क्लियर है? अब है प्रश्न संख्या 14। भूमि सुधार किस विषयों के अंतर्गत है? भूमि सुधार किस विषयों के अंतर्गत है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार तो भाई ये तो आप लोग को सोचने की बात है ना, कि जब भूमि सुधार की बात कर रहा है ना, तो ये लैंड रिफॉर्म भी इसी में आता है। जी हाँ, तो ये जो बात है ये हर एक राज्य की अलग अलग भूमि है ना जी। तो उसकी भूमि के लिए तो संघ का तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं, है ना। और जब भी ये तो स्टेट का मैटर है, इसलिए ये किस में है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य सूची, है ना। राज्य सूची में भूमि सुधार विषय आते हैं, संघ सूची समवर्ती सूची में नहीं आते, है ना। संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन होता है, जबकि समवर्ती सूची में वे सारे मामले आते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर काम करती है, और राज्य सूची सिर्फ राज्य सरकार के लिए होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। सेन वंश का संस्थापक है ना। सेन वंश का संस्थापक कौन है? विजय सेन, ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी बल्लाल सेन, ऑप्शन डी विनय सेन। बताइए सेन वंश का संस्थापक कौन है, कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजय सेन, है ना। इस वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन था। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 1095 ईस्वी से 1096 ईस्वी के बीच हुई, है ना। ये सेन वंश, ये बच्चों ये साउथ में था, है ना। ये दक्षिण भारत का ये वंश है। क्लियर है? दक्षिण भारत का, है ना। ये लगभग भारत में, दक्षिण भारत में 600 वर्षों से अधिक तक इन लोगों ने राज किया था। क्लियर है? चलिए आज का यहीं तक बच्चों। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करिए, और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग कमेंट में शेयर ज़रूर करें, तभी मैं आप लोग की प्रॉब्लम को समझ पाऊँगी और उसको आगे सॉर्ट आउट कर पाऊँगी। इसलिए बच्चों आज के लिए यही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, है ना।